है और ये लड़की एक वाटर मेज की फैमिली से बिलोंग करती है। लिन उससे पूछती है, क्या तुमने कभी ऐसे कास्टर के बारे में सुना है जो कि आइस वॉल को काफी दूर से बना सके, वो भी आसमान में? नटालिया उससे कहती है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। एबल उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब भी रियो के पीछे हो। पर ये बात सुनने के बाद नटालिया भी काफी शॉक्ड हो जाती है कि सच में ऐसा मैजिक एग्जिस्ट करता है। रिया उससे कहती है कि जो लड़का अभी यहाँ से गया है वो ऐसे मैजिक को कास्ट कर सकता है। अभी सारे ऐसे ही बैठकर रियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एबल उन सभी से कहता है, अगर रियो कभी हम सबके खिलाफ हो जाता है तो हमें उससे फाइट नहीं करनी है, क्योंकि हम चारों मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। तो बेटर यही होगा कि हम उसके सामने सरेंडर कर दें। लेकिन एक बात तो साफ है कि रियो एक काफी अच्छा इंसान है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और ये सारे के सारे लोग डंजन में जाने के लिए एकदम तैयार हैं और इन सभी के पास एक माना डिटेक्टर होता है जो कि एनवायरमेंट में किसी भी तरह के माना को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, जिसके बाद ये सारा का सारा डेटा टीम के पास चला जाएगा जो कि टेंट के अंदर है। ये सुनने के बाद एबल भी काफी हैरान हो जाता है कि एल्केमी भी काफी कमाल की चीज है। अभी सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन आज बस 3rd लेयर तक। इस तरफ ये सारे के सारे बंदे रियो के लिए ऑर्ब लेकर आ जाते हैं और रियो उन्हें पेमेंट कर देता है। ईटो इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि डंजन को दोबारा से खोल दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ डी रैंक और उससे ऊपर वाले ही एडवेंचरर्स जा सकते हैं। फिर हमें दोबारा से उसी डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबल ये बताता है कि उन्हें इस डंजन में आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि वो 7 लेयर्स को पार कर चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन टीम को भी अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। शायद हमें और भी अंदर जाना होगा। पर तभी अचानक वो अपने सामने कुछ बंदों को देखते हैं जो काफी जल्दी में होते हैं। रिया उन सभी को देखकर ये कहती है कि इन सभी को ऐसा लगता है कि जो मॉन्स्टर्स बाहर आए थे वो इस डंजन में काफी अंदर हैं। यहाँ तक कि ये सारे के सारे लोग रॉयल सेंट्रल से हैं। इस तरफ गिल्ड मास्टर इन सभी को ये बता रहे होते हैं कि जो ई और एफ रैंक के एडवेंचरर्स हैं वो डंजन में जा नहीं सकते, तो इसलिए उन सभी को कुछ और काम दिया जाएगा। वो ये कहते हैं, वैसे भी हम दूसरी जगह से खाना इंपोर्ट कर रहे हैं और व्हाइट ब्रिगेड उन्हें सेफ्टी दे रही है। अगर तुम भी कुछ हेल्प करना चाहते हो तो तुम बता सकते हो। तभी रियो उनसे ये पूछता है कि उस वॉर के दौरान जिन मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन को रिकवर किया गया था उनका कलर क्या था? तुम सच में काफी तेज हो। वैसे ग्रेट टाइटल वॉर के दौरान हमें जो मैजिक क्रिस्टल मिले हैं उनका कलर कुछ पेल जैसा था, यानी कि हल्का पीला। यहाँ तक कि गॉब्लिन और उसके जनरल के भी मैजिक स्टोन का कलर एकदम सेम था। अगली सीन में सारे डंजन में एक अजीब से गेट के सामने आ जाते हैं। इन सभी को ऐसा लगता है कि ये गेट उन्हें किसी और जगह से कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पर काफी बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, जिसके बाद ये अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स को तैयार कर लेते हैं। पर जैसे ही ये सारे लोग अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये सारे कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि एबल और उसकी टीम भी टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जैसे ही इस सभी के बारे में बाहर बैठी हुई टीम को पता लगता है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर नटालिया बैठी होती है। वो भी ये देखकर काफी हैरान थी कि डंजन के अंदर से सारे एडवेंचरर्स की रीडिंग गायब हो चुकी है। अब अगली सीन में ये सारे एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर क्रिम्सन पार्टी और ये बूढ़ा आदमी भी होता है। फिर इस तरफ हम क्लिफ और उसके साथियों को देखते हैं। वो सारे भी इनसे अलग होते हैं। एक बंदा क्लिफ से ये पूछता है कि हम सारे कहाँ पर हैं? मेरे ख्याल से ये सारा कुछ टेलीपोर्टेशन था और वो गेट इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिससे हम यहाँ पर आए हैं। इन सभी को ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ग्रेट टाइडल वॉर हुई थी उसका लिंक इस गेट से है। लेकिन तभी क्लिफ के मन में कुछ अजीब सी खिचड़ी बननी शुरू हो जाती है। अगर मैंने इस रूट को डिस्कवर कर लिया तो मैं सभी का हेड बन सकता हूँ। पर ये सारे इस बात से अनजान होते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। इस तरफ सारी की सारी एनालाइजिंग टीम इस बात को लेकर काफी हैरान होती है कि सारे के सारे एडवेंचरर्स की रीडिंग गायब हो चुकी है। पर तभी अचानक वो ये देखते हैं कि उनकी रीडिंग्स दोबारा से आ जाती हैं, पर फिर अचानक से ही गायब हो जाती हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर ब्लाट। वो ये पूछता है क्या डंजन में कुछ अजीब हो रहा है? वो ये बताते हैं कि हमारे लोग अभी अभी इस डंजन में गए थे, वो भी एडवेंचरर्स के साथ में, लेकिन वो सारे अचानक से ही गायब हो गए। लेकिन बात करते हुए वो ब्लाट से ये भी कहते हैं कि उन सभी की रीडिंग 40वें फ्लोर से कुछ टाइम के लिए आई थी, फिर दोबारा से वैनिश हो गई। ये सुनते ही ब्लाट भी काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक कोई भी एडवेंचरर 38th फ्लोर से आगे नहीं गया। ये बंदा कहता है कि अंदर एक और पार्टी है जिसका नाम है क्रिम्सन पार्टी। नटालिया ये बात जानते ही काफी पैनिक हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इस तरफ एक लड़की ह्यूग को आकर ये बताती है कि किस तरह से सारे के सारे एडवेंचरर्स गायब हो चुके हैं।
यहाँ तक वो ये भी कहती है कि डंजन के गेट पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। ह्यूग ये सोचते हैं आखिर वो इंसान कौन हो सकता है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर रियो कुछ बुक्स को ढूंढ रहा होता है, पर उसे यहाँ पर वो बुक्स नहीं मिलती। वो इस बात को याद कर रहा होता है कि वो पहली बार यहाँ पर सैरा से मिला था और वो काफी निराश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सैरा आ जाती है। सैरा उससे ये पूछती है, क्या तुम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे? वो बस मैं यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकूं, स्पेशली ग्रेट टाइडल बॉर के बारे में। सैरा उससे कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सैरा उससे जाते हुए ये पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक्लिप्स और ग्रेट टाइडल बॉर के बीच में कोई लिंक है? रियो ये कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सैरा भी उससे कहती है कि हमेशा ही ग्रेट टाइडल बॉर से पहले एक्लिप्स होता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से नहीं हुआ। पर तुम ये सारा कुछ जानना क्यों चाहते हो? अरे बस ऐसे ही। क्या तुम मुझे मैजिक स्टोन्स के बारे में बता सकती हो? ये उसे सारी बातें बताना शुरू करती है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी अभी जो मॉन्स्टर्स मारे गए थे उन सभी के मैजिक स्टोन्स का कलर पेल था, ऐसा क्यों हुआ? सैरा उससे कहती है अगर ऐसी ही बात है तो वो सारे मॉन्स्टर्स अभी अभी ही स्पॉन किए गए होंगे, यानी कि रिसेंटली। अब रियो उससे ये कहता है कि मैंने ये बात आज से पहले कभी भी नहीं सुनी, कितने सारे गॉब्लिन्स एक साथ स्पॉन हो गए हों और साथ में उनके जनरल्स भी। सैरा भी उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है और ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें इस डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बंदा कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हम इस डंजन में किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं या फिर हम कहीं और हैं। पर वो ये देखते हैं कि उनके सारे के सारे डिवाइसेस सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि वो लोग हमारे लिए हेल्प भी भेज सकते हैं। पर जैसी रिया अपने आसपास के इलाके को देखती है तो वो ये कहती है कि ये बिल्कुल सेंचुरी स्क्वायर की तरह है, जो कि एक तरह का हाई रैंकिंग डिफेंसिव स्पेल है जिसे बस हाई रैंक के प्रीस्ट ही कास्ट कर सकते हैं। एबल कहता है यानी कि हम सारे एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। लिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ के बारे में पता लगाओ, जिसके बाद वो अपने मैजिक को कास्ट करके ये पता लगाती है कि यहाँ से 500 मीटर दूर काफी सारे ह्यूमंस हैं, लगभग 1000। एबल ये समझ जाता है कि क्लिव और उसके साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं, चलो उनकी तरफ चलते हैं। इस तरफ ह्यूग भी ब्लाड से मिल जाता है और वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है कि सारे के सारे एडवेंचरर 40th फ्लोर से गायब हो चुके हैं और दोबारा से भी वहीं पर दिखाई दिए थे। ब्लाड ये कहता है कि हम भी वहाँ जाने का रिस्क नहीं ले सकते, वो जगह काफी खतरनाक है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि क्लिफ की टीम के ऊपर काफी सारे अटैक्स हो रहे होते हैं और वो इनसे बचने के लिए शील्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे बच नहीं पाते। सामने से काफी सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। क्लिफ उनको देखकर ये कहता है कि ये सारे तो डेविल्स हैं। ये सारे उनसे फाइट करने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर ये उनके सामने टिक नहीं पाते। तभी एबल और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। रिया उन सभी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो ये पहचान जाती है कि ये सारे डेविल्स हैं जो कि गॉड्स और एंजल्स के एनिमी हैं और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ तक कि मैजिक का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब ये सारे के सारे मैजिशियंस उन डेविल्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिया ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि इन डेविल्स के ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन अब तो वो सारे मर रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम है आर्थर, वो ये कहता है कि हमेशा ही ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जिसके बाद ये सारे मैजिशियंस उनको दोबारा से मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सारे इस बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं क्योंकि वो डेविल्स काफी ज्यादा हैं और इनका माना भी काफी जल्दी खत्म हो सकता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन सभी के पीछे एक और डेविल है जो कि इन सभी का बॉस है। आर्थर ये कहता है हमारी सारी पावर्स खत्म होती जा रही हैं। एबल ये कहता है तुम सारे पीछे हट जाओ, अब हमारी बारी है। ये बोलते ही सारे के सारे बंदे उन डीमंस पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और वॉरेन उन सभी का रास्ता साफ कर रहा होता है। एबल उन सभी को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और ये सारे भी काफी मेहनत कर रहे होते हैं। डेविल्स भी उन सभी के ऊपर अटैक करते हैं, पर वॉरेन उनके सारे अटैक्स को आराम से ब्लॉक कर रहा होता है, जिसके बाद ये सारे मिलकर दोबारा से डेविल्स को मारना शुरू कर देते हैं और उनकी खटिया खड़ी कर देते हैं। ये फाइट ऐसे ही काफी इंटेंस होनी शुरू हो जाती है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लिन का माना खत्म हो जाता है, यानी कि अब वो फाइट नहीं कर सकती। पर अब भी उनके सामने 6 डेविल्स बचे हुए होते हैं। रिया एबल से कहती है मुझे ऐसा लगता है जो डेविल इन सभी के पीछे है वो इनका प्रिंस है, क्योंकि इसकी दोनों ही आंखें अलग अलग कलर्स की होती हैं। एबल भी ये सोचता है कि शायद से ये वही डीमन लॉर्ड है जो कि अभी तक अवेकन नहीं हुआ। अब एबल उस डीमन लॉर्ड को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं उस प्रिंस को छोड़कर बाकी के डेविल्स को मारने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलते ही एबल उन्हें मारने के लिए आगे पहुँच जाता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये डेविल प्रिंस इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें पीछे कर देता है। अब वो अचानक से एबल के सामने आ जाता है और उसके ऊपर भी एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन एबल इससे बाल बाल बचता है। ये तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी फास्ट भी। क्लिफ के साथी भी इस डेविल को हराने का काफी
काफी ट्राई करते हैं, पर इस डेविल को कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो टस से मस भी नहीं होता। बाकी डेविल्स इन सभी के ऊपर दोबारा से हमले करना शुरू करते हैं, जिससे सारे लोग काफी डर जाते हैं और साथ में उनकी शील्ड भी टूटनी शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रिंस एबल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, तो एबल भी अपनी शॉर्ट स्किल जीरो टर्न का इस्तेमाल करता है, पर ये प्रिंस उससे काफी आराम से बच जाता है। और जैसे ये डेविल एबल को मारने वाला होता है, तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार पत्थर गिरता है, जिसके ऊपर रियो होता है। एबल उसको देखकर ही कहता है, रियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, अगर इस डेविल को मैं मार दूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये एक डेविल प्रिंस है, तो थोड़ा संभल कर। अरे हाँ, ये जो कोई भी हो, पर मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ, ये तो एक नंबर का छपरी नल्ला बेरोजगार है। ये सुनते ही उन सारे डेविल्स की सनकनी शुरू हो जाती है, और जैसे रियो उन्हें मारने के लिए आगे जाता है, तो वो रियो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, पर रियो इनसे काफी आराम से बच जाता है, और वो अपने वाटर जेट का इस्तेमाल करके इन तीनों डेविल्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। अब वो इस प्रिंस के एकदम सामने है, और वो ये कहता है, तो चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं। इस तरफ नटालिया रियो को ढूंढते हुए उसे सारी बातें बता देती है कि एबल और उसकी पार्टी डंजन में गायब हो चुके हैं। ये सुनते ही रियो काफी शॉक्ड हो जाता है, और वो जल्दी से अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक गाड़ी बनाता है और डंजन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर ये गार्ड्स उसे अंदर जाने से मना कर रहे होते हैं, पर रियो उन दोनों को साइड करते हुए अंदर पहुंच जाता है। ये हमारी कहानी पास्ट में चल रही होती है, फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर ये डीमन लॉर्ड रियो के ऊपर अटैक करता है, पर ये उसके सामने काफी स्लो है, और रियो उसके ऊपर एक ही स्लैश करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है, पर वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। रियो ये कहता है, तुम तो काफी इम्प्रेसिव हो, और वो उसके ऊपर काफी सारे वाटर जेट का इस्तेमाल करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी कि उसे पीसेस में बांट देता है। इस अटैक से उसका मैजिक स्टोन टूट जाता है और ये डीमन किंग मारा जाता है। अब एबल रियो को थैंक्स करता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई और तुम सही समय पर यहाँ पर आ गए। आर्थर उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है, और वो ये बताता है कि वो सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एबल रियो को ये बताता है कि ये सारे जो तुमने मारे हैं वो कोई डीमंस नहीं है, ये सारे डेविल्स हैं। ये सुनकर रियो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्या सच में ये सारे डेविल्स हैं? अब ये उन सारे के सारे डेविल्स के मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि दिखने में ब्लैक होते हैं। ये सारे इस बात से काफी हैरान थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ब्लैक कलर के मैजिक स्टोन इकट्ठे नहीं किए, और ये काफी यूनिक हैं। मैंने भी डेविल्स के बारे में काफी कुछ सुना है कि वो स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कहीं भी अपीयर हो सकते हैं। फिर हमें कुछ एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक चीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर अचानक से लियोनरे आ जाती है, और ये सारे लोग उसे डीमन लॉर्ड समझ रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, और तुम मुझे ये क्यों बुला रहे हो? क्योंकि ये जगह काफी प्योर है, और यहीं पर डीमन लॉर्ड अपीयर होता है। तभी रोमन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए एकदम तैयार हूँ। ओह अच्छा, तुम मुझे मारोगे? और अगले पल हम ये देखते हैं कि लियोनरे अपने स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देती है। इन सभी को इंजर्ड करने के बाद वो जाकर सीधा इस चीज को कलेक्ट कर लेती है। वो ये बताती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं ये बात जानती हूँ, अगर तुम सारे एक साथ काम करो तो तुम करंट डीमन लॉर्ड को काफी आसानी से हरा सकते हो। अगर तुम डीमन लॉर्ड नहीं हो, फिर तुम कौन हो? इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानती, पर हाँ एक इंसान है जो कि मेरी तरह ही काफी स्ट्रॉन्ग है। और वो यहाँ पर रियो की बातें कर रही होती है, क्या सच में कोई ऐसा भी इंसान है जो कि मुझसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है? अरे हाँ, वो इंसान तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये बोलते ही लियोनरे यहाँ से चली जाती है। इस तरफ इन सभी को आगे जाते हुए एक और मिलता है। आर्थर ये बताता है कि कुछ टाइम पहले इसके अंदर से माना बाहर आ रहा था, और वो इसे एक मैजिकल बैग में कलेक्ट कर लेता है, जिससे इसके अंदर का माना ना तो बाहर जा सकता है, और ना ही बाहर से कोई माना इसके अंदर आ सकता है। ये सारे अब डंजन से बाहर आ जाते हैं, और एबल नटालिया को थैंक्स करता है कि उसने रियो को अंदर भेजा। चलो शुक्र है कि ये सारे के सारे सेफ हैं। जिसके बाद आर्थर टेंट में आ जाता है, और ह्यूग को रियो के बारे में सारा कुछ बताना शुरू करता है। ह्यूग उससे ये पूछता है, आखिरकार रियो कौन है और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि उसने डंजन में काफी सारे डेविल्स को बड़ी आसानी से ही जान से मार दिया। पर ये दोनों इस बात को लेकर काफी सेटिस्फाई होते हैं कि रियो अभी उनकी साइड है, और वो उसे अपने लिए खतरा बनाना नहीं चाहते। अगले सीन में रियो भटकता हुआ कहीं पर जा रहा होता है, पर तभी उसे करी की स्मेल आती है, और वो खिंचता हुआ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पर उसे सैरा मिलती है। क्या तुम भी इस जगह के बारे में पहले से ही जानते हो? वो ये कहता है, अरे नहीं, मुझे बस कुछ स्मेल आई और मैं यहाँ
पर आ गया। खाना खाने से पहले ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और जैसे ही उनका खाना यहाँ पर आता है तो ये खाना रियो को भी काफी पसंद आ रहा होता है। अब खाना खाने के बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक फ्रेंडली बैटल करने वाले हैं। अब अगले सीन में हम इन्हें एरिना में देखते हैं, जहाँ पर वो ये कहती है कि मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर अब भी फाइट करने की भूख है, जो कि अभी शांत नहीं हुई है। रियो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि वो इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती है, यहाँ तक कि ये भी कि रियो सॉर्ड और मैजिक का भी इस्तेमाल करता है। सारा ये कहती है कि मैं ये सारा कुछ बस इसीलिए जान पाई क्योंकि मैं भी मैजिक और सॉर्ड का इस्तेमाल करती हूँ और तुम्हारे चलने की जो मूवमेंट है वो भी मेरे लिए काफी फैमिलियर है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स कर रहे होते हैं और काफी आराम से एक दूसरे के अटैक्स को डॉज भी कर रहे होते हैं। तुम सच में काफी तेज हो। अरे हाँ, मैं ये जानती हूँ, पर तुमने मेरे अटैक को डॉज किया, ये काफी बड़ी बात है क्योंकि आज से पहले कोई भी नाइट मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाया। वो और भी ज्यादा सीरियस होकर रियो पर अटैक्स करना शुरू करती है और रियो भी उसके सारे अटैक्स को बड़ी आराम से डॉज कर रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो रियो को हरा देती है और अब वो रियो के गले लग जाती है। तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो। ये उसे काफी इम्प्रेस भी हो रही होती है। रियो उसे बताता है कि मैंने बस वही किया जो कि मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था। वैसे तुम्हारे मेंटोर कौन है? वो है फेरी किंग। ये सुनते ही वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। क्या सच में? ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से यहाँ पर एक मेड आ जाती है। वो ये कहती है कि आपकी ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है और सारा यहाँ से चली जाती है, पर जाने से पहले वो ये कहती है कि ये इंसान काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसे सही सलामत घर छोड़ देना। अब उसके घर जाने के लिए कैरेज एकदम रेडी हो चुका है, पर जैसे ही वो इसके अंदर जाता है तो यहाँ पर पहले से ही ह्यूग बैठे हुए होते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे आर्थर ने तुम्हारे बारे में सारा कुछ पहले ही बता दिया है कि तुमने उन सभी की हेल्प कैसे की, और जिस तरह से तुम अंदर गए थे वो पनिशेबल है और तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलने वाली है। और ये पनिशमेंट एक तरह की क्वेस्ट होती है जिसमें रियो को कुछ मर्चेंट्स को एक जगह पर लेकर जाना है और वहाँ से सेफली वापस भी लेकर आना है। जिस जगह पर तुम जाने वाले हो उसका नाम है विटनेश। इस तरफ निल्स उन सभी को ये बताता है कि उसके होम टाउन अबाली ने एक हंटिंग रिक्वेस्ट को सेंड किया है और वो इस रिक्वेस्ट को करना चाहता है जो कि डी रैंकर्स के लिए है, और इसीलिए वो रियो से कहता है कि वो उसका साथ दे। रियो उसकी इस बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसका सामना स्केलेटन से होने वाला है और इसके लिए वो काफी खुश है। जैसे निल्स ये सारी बातें आकर ह्यूग को बताता है तो वो भी इस चीज के लिए मना कर देते हैं। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है? और इससे पहले भी दो पार्टीज वहाँ पर गई थी, एक डी रैंक पार्टी और एक ई रैंक पार्टी, पर ये दोनों ही इस मिशन को कर नहीं पाए। पर कुछ टाइम के बाद वो इस चीज के लिए मान जाते हैं। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे उस जगह पर पहुंच चुके हैं। निल्स उन सभी को लेकर मेयर के पास आ जाता है जो कि उसे देखकर काफी खुश होते हैं। वो ये पूछते हैं, अरे ओए ये तीनों कौन है? ये तीनों ही मेरे दोस्त हैं और मेरी पार्टी के मेंबर्स। एक का नाम है ईटो, एमोन और ये है रियो। ये सारे एक साथ बैठ जाते हैं और मेयर को ये बताते हैं कि वो सारे यहाँ पर क्यों आए हैं। मेयर उन्हें सारा कुछ बताना शुरू करते हैं कि पहले उन्होंने स्केलेटन को कहाँ पर स्पॉट किया था और ये फाइट कैसे स्टार्ट हुई और कैसे उन्होंने इस रिक्वेस्ट को डाला। इससे पहले भी जो पार्टीज यहाँ पर आई थी उन्होंने काफी खून खराबा किया है, तो इसीलिए गांव के लोग न्यू पार्टीज को सपोर्ट नहीं करते। ये सारी कहानी खत्म हो जाने के बाद वो तीनों रूम में आ जाते हैं जहाँ पर हमें निल्स का छोटा भाई दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी खुश है कि निल्स एक एडवेंचरर बन चुका है और ऐसे लोगों के साथ है जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करता है। निल्स कहता है कि हम सभी को हंटिंग के लिए परमिशन मिल चुकी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हम गॉब्लिन्स के पास जाएं और फिर स्केलेटन के। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि हमारे जो गार्डियन बीस्ट हैं वो ईस्टर्न वुड्स में रहते हैं और आज तक मैंने भी उन्हें नहीं देखा। ये सुनते ही रियो के मन में कुछ अजीब अजीब सा चलना शुरू हो जाता है। रियो तुम क्या सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं। अगली सुबह मेयर उन सभी को लेकर उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहली बार गॉब्लिन्स को स्पॉट किया था और यहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स के पैरों के निशान भी होते हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पास ही में गॉब्लिन्स का डैन है। तभी रियो ये सेंस करता है कि पास ही में से 10 गॉब्लिन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। निल्स ये कहता है कि हम उन सभी को जान से मार देंगे सिवाय एक के जो कि हमारे काफी काम आ सकता है। जैसे ही गॉब्लिन्स यहाँ पर आते हैं तो ये सारे भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं और इन गॉब्लिन्स को मारते हुए उनकी डैन तक पहुँच जाते हैं और सभी को एक साथ खल्लास कर देते हैं। पर तभी अचानक से उनके सामने गॉब्लिन्स का जनरल आ जाता है। वो ये कहता है आलू खाओगे, लेकिन तभी रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस जनरल को नीचे गिरा देता है। अब इसका मैजिक स्टोन लेने के बाद ये सारे दोबारा से गांव में आ जाते हैं जहाँ पर मेयर उन सभी को एक लेडी से मिलवाते हैं जो कि इस विलेज की एडवाइजर है जिनका नाम है मिस्ट्रेस नासू। वो इन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। रियो को ऐसा लगता है कि ये सारे गार्डियन बीस्ट से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब ये सारे वहाँ के लिए जा रहे होते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि नासू के पास अर्थ मदर गॉडेस का एक पेंडेंट है। वो ये बताती है कि मैं हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ और जैसे तुम सारे इंचांटेशन
इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो किसी भी स्पेल को कास्ट करने के लिए, पर हम ऐसा नहीं करते। जिसके बाद ये सारे गार्डियन बीस्ट के केव के बाहर आ जाते हैं और जैसे वो बाहर आता है तो ये सारे इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो एक फेंड्रिर है। ये गार्डियन बीस्ट रियो को देखते हुए उससे ये कहता है कि मेरा नाम है कुशिन, तुम्हारा नाम क्या है? नासु भी ये चीज देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि पहले गार्डियन बीस्ट ने अपना नाम बताया, वो भी रियो को। ये गार्डियन बीस्ट सभी को स्केलेटन्स के बारे में बताना शुरू करता है कि वैसे यहाँ पर 30 स्केलेटन्स हैं, पर इसके अलावा भी एक और स्केलेटन है जो काफी खतरनाक है और मैंने उसे श्राइन में कैद किया हुआ है, पर उसे लंबे समय तक श्राइन में कैद करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब तुम इन 30 स्केलेटन्स को जान से मार दोगे तो मैं उसे रिलीज कर दूंगा ताकि तुम उसे भी जान से मार पाओ। ये सारे भी ऐसा ही करते हैं और 30 के 30 स्केलेटन्स को मारने के बाद ये फाइनली श्राइन के गेट को ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर से एक काफी खतरनाक आर्क स्केलेटन बाहर आता है। सही मौके का इशारा मिलते ही ये गार्डियन बीस्ट इस स्केलेटन को आजाद कर देता है, पर जैसे ही स्केलेटन नीचे कदम रखता है तो रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की जमीन को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और ये दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर ये स्केलेटन काफी खतरनाक है और दोबारा से खड़ा हो जाता है, पर उसे यहाँ पर खड़े होने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं और निल्स उसके सर पर एक जोरदार अटैक करता है, पर उसका सर भी काफी मजबूत है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद निल्स उसके नेक पर अटैक करके उसे जान से मार देता है और अभी सारे अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि उनके सामने एक स्टैचू है जिसके अंदर से एक पार्ट मिसिंग है। इन सभी को ऐसा लगता है कि ये केव कहीं न कहीं से पावर को डिराइव कर रही है। नासु ये कहती है कि चलो हम सारे बाहर चलते हैं और मैं अपनी सॉर्सरी से इस केव को सील कर दूंगी। जिसके बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं और इन सभी का ये मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिससे ये सारे काफी खुश हैं। फिर हम दो नाइट्स को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और जैसे उनकी ये प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तभी एक बंदा यहाँ पर आता है। वो ये कहता है कि तुम सारे ध्यान दो, कमांडर को तुमसे कुछ बात करनी है। अगली पल कमांडर यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है मैं और लेफ्टिनेंट 2 महीनों के लिए विटनेस जा रहे हैं और जब मैं वहाँ से आऊंगी तो मुझे तुम सभी के अंदर काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये बोलते ही वो यहाँ से निकल जाती है और ये जो बंदा है वो एक इन्फर्नो मैजिशियन है। अब सारे के सारे कैरेजेस विटनेस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रियो और निल्स भी यहीं पर होते हैं। रियो उससे ये पूछता है क्या तुम सच में अपनी पार्टी का नाम रूम 10 रखना चाहते हो? अरे हाँ, ये नाम काफी अच्छा है और ये हमें काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। जिसके बाद वो ये बताता है कि विटनेस में एक फेस्टिवल होने वाला है जो कि हर 5 साल में एक बार होता है और रियो भी इस फेस्टिवल का नाम सुनते ही काफी खुश हो जाता है, यानी कि उसकी एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाती है। अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं और मर्चेंट उनसे कहते हैं कि हम लून के लिए 10 दिनों के बाद जाने वाले हैं, तब तक तुम सारे फ्री हो। ये सुनते ही वो सारे इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम काफी सारे कैरेजेस को देखते हैं जो कि एक साथ रुके हुए होते हैं और यहाँ पर फिर से हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है, यानी कि इन्फर्नो मैजिशियन, और इसका नाम है ऑस्कर। इस तरफ कासल में भी सारे लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर डेबुया एम्पायर के 3rd प्रिंस भी आए हुए होते हैं जिनका नाम है कोनार्ड। क्रिम्सन पार्टी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और एबल उन सभी को लीड कर रहा है जब तक कि ह्यूग यहाँ पर नहीं आ जाते। उनके आते ही एबल फ्री हो जाएगा। रिया इन सभी को इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में बता रही होती है। वो ये कहती है कि वो इंसान काफी पावरफुल है जिसने एक साथ 1000 ट्रूप्स को आसानी से खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि Y1 को भी एक ही झटके में जान से मार दिया था। ये सारी गप्पे लड़ाने के बाद ये दोनों ही पार्टीज अपने अपने रास्ते जा रही होती हैं, पर जैसे रियो यहाँ से निकलता है तभी वो इन्फर्नो मैजिशियन उसके सामने आ जाता है, पर रियो उससे टकराने से थोड़ा सा बच जाता है। ऑस्कर उससे कहता है मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं। और इस जगह पर काफी भीड़ होती है और ऑस्कर को ये भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं कोनार्ड जिसकी मुलाकात एबल से हो जाती है और ये दोनों काफी अच्छी तरीके से गप्पे लड़ा रहे होते हैं। कोनार्ड उससे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी इंसान से पहले भी मिल चुका हूँ। प्रिंसेस फियोना अपने बेड पर लेटी हुई होती है और ये बंदा उन्हें उठाने का काफी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी ऑस्कर एक बंदे के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो अपने साथ काफी सारा खाना लेकर आते हैं। ऑस्कर अपने मैजिक से इस खाने को फटाक से गर्म कर देता है और प्रिंसेस उसको थैंक यू करती है। थैंक यू मास्टर। इन सारे नल्लों ने आर्चरी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर लिया है, पर इनमें से किसी का भी निशाना सामने टारगेट पर नहीं लगता। एबल इन सभी को देखकर ये सोचता है कि इन सभी को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है जब मैं छोटा बच्चा था। रियो उससे कहता है कि अब निशाना लगाने की तुम्हारी बारी है, और जैसे ही एबल निशाना लगाता है तो सारे लोग ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि तीर एकदम निशाने पर लगता है। सारा भी रियो को ढूंढने का काफी ट्राई करती है, पर उसे रियो कहीं भी नजर नहीं आता और वो उसे इस बारे में बताना चाहती है
जो कि वो लाइब्रेरी में ढूंढ रहा था। नीना उसे कहती है कि रियो अभी टाउन में नहीं है और उसे आने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है। ये सुनते ही वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अब वो काफी सैड होने के बाद यहाँ से चली जाती है और फिर हमें दोबारा से रियो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जिन्होंने एक बोट रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। पर रियो दूर से खड़ा हुआ उन सभी को नोटिस कर रहा होता है। लेकिन भाई रेस स्टार्ट होते ही निल्स और डैन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों ही लड़ते लड़ते अपनी अपनी बोट्स को तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि वो अपने साथियों के भी चप्पू को तोड़ देते हैं और ऐसी फाइट करते हुए आगे जा रहे होते हैं। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इन दोनों की बोट्स आपस में भिड़ जाती हैं, जिससे ये सारे पानी में गिर जाते हैं और इस रेस में लास्ट आते हैं। लेकिन भाई फिर भी इन दोनों की किस्मत काफी अच्छी होती है कि लास्ट आने के बाद भी इन दोनों को रिवॉर्ड मिल जाता है क्योंकि इन्होंने जनता को काफी ज्यादा एंटरटेन किया। लेकिन अब भी ये इस रिवॉर्ड को लेकर लड़ रहे होते हैं। अभी सारे खड़े हुए एक शिप को नोटिस कर रहे होते हैं जिसकी बनावट कुछ अजीब सी होती है। तभी ह्यूग यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये बताते हैं कि ये वाली शिप रेन शूटर है। वैसे ये वाली शिप काफी यूनिक है क्योंकि ये विंड मैजिक और वाटर मैजिक के कॉम्बिनेशन से बनी है। विंड मैजिक इसे पानी के ऊपर रखता है और वाटर मैजिक इसे पानी के लेवल पर। जिसके बाद ये सारे एक शॉप में आ जाते हैं क्योंकि ईटो को एक क्रॉसबो चाहिए होता है ताकि वो इन सभी की फाइट में हेल्प कर पाए। अरे बच्चे, तुम ये वाला ले सकते हो, इससे तुम एक बार में काफी सारे एरोस को शूट कर पाओगे। और ईटो को ये वाला क्रॉसबो काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद हम 2 सस्पिशियस बंदों को बात करते हुए सुनते हैं और वो ये कहते हैं कि सारा कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। दूसरा बंदा ये कहता है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि फेस्टिवल से कौन कौन लोग वापस जा चुके हैं। यहाँ से ह्यूग वापस जा चुके हैं और उनका प्रॉक्सी एबल अब भी यहाँ पर है। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम सारा कुछ अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये दोनों अब भी कासल में गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी कोनार्ड की छोटी बहन यहाँ पर आ जाती है यानी कि फियोना, और कोनार्ड उसे एबल से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे ये बताता है कि ये इंसान काफी अच्छा है, इसका नाम है एबल और ये एक बी रैंक का एडवेंचरर है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पूरा कासल एक प्रोटेक्टिव शील्ड से सिक्योर किया गया है। एबल ये सोचता है कि मेरी शॉट कहाँ पर है, चलो छोड़ो, ये कासल काफी सिक्योर है और लगता है मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तभी अचानक इसकी वायर में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ये प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें ऑस्कर का एक पास्ट दिखाया जाता है जब वो एक छोटा सा बच्चा था और सभी की हेल्प किया करता था। यहाँ तक कि वो अपनी मॉम की भी खाना बनाने में हेल्प करता है और अपने फायर मैजिक से आग को काफी आराम से जला देता है। अब ऐसे ये सारे जंगल में हंटिंग करने के बाद रात को आराम से बैठकर पार्टी करते हैं और तभी अचानक यहाँ पर एक बंदा आता है। वो ये बताता है कि यहाँ पर काफी सारे बैंडिट्स आ रहे हैं और उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो ये सारे गाँव वाले उनसे लोहा लेने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर ऑस्कर के डैड उससे मना कर रहे होते हैं कि वो इस फाइट से काफी दूर चला जाए और जाकर कहीं छुप जाए और वो यहाँ पर रहकर सारे के सारे बैंडिट्स को यहाँ से भगाएंगे। पर तभी अचानक से यहाँ पर एक बैंडिट अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद इस डोर को ओपन कर देता है, जिससे सारे के सारे बैंडिट्स अंदर आ जाते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक बैंडिट ऑस्कर की मॉम को भी जान से मार देता है। ऑस्कर अपने फायर मैजिक से इस इंसान को भूनने का भी ट्राई करता है पर ये इंसान टस से मस नहीं होता। एक बंदा जैसे ही ऑस्कर को बचाने के लिए अंदर आता है तो ये बैंडिट उसका काम तमाम कर देता है और अभी सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर काफी सारे वुल्व्स आ रहे हैं तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे वुल्व्स का झुंड आ जाता है जो कि इन सारे के सारे गांव वालों को खाना शुरू करते हैं। तभी एक बंदा ऑस्कर के पास आता है, यहाँ पर काफी सारे वुल्व्स आ चुके हैं तो चलो हमें यहाँ से जाना होगा, पर मेरी मॉम डैड दोनों ही मारे जा चुके हैं तो मुझे भी मरना है। ये वुल्व्स उन दोनों को ही घेर लेते हैं। अरे बच्चे, तुम यहाँ से भाग जाओ, इनको मैं संभाल लूंगा। और जैसे ऑस्कर यहाँ से भागने का ट्राई करता है तो उसके सामने भी काफी सारे वुल्व्स आ जाते हैं और उनसे बचते हुए वो पानी में गिर जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो ये देखता है कि उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ है। वो ये कहता है कि मेरा नाम है ल्यूक और तुम मुझे एल्डर कहकर बुला सकते हो। वैसे मेरे साथियों को तुम नदी के किनारे मिले। यहाँ पर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करता है और ऐसे ही काफी बड़ा हो जाता है। पर एक दिन वो ये देखता है कि इस पूरे के पूरे मेंशन में आग लगी हुई है और जैसे वो अंदर जाता है तो यहाँ पर वही बंदा होता है जिसने उसके गाँव पर अटैक किया था और वो इस बंदे को भी जान से मार देता है। ऑस्कर इसे बचाने का काफी ट्राई कर रहा होता है पर वो इसे बचा नहीं पाता। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम ऑस्कर को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और उसके मन में बस 2 ही नाम होते हैं, पॉच और बॉस्कोना। ये दोनों वही नाम है जो कि ऑस्कर को हर बार सुनाई दिए थे जब उसके गांव में अटैक हुआ था और इस मेंशन में भी। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर इस पूरे के पूरे मेंशन में फायर अटैक हो रहे होते हैं और इससे काफी सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फियोना अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके अपने भाई को बचाने का ट्राई करती है पर वो काफी इंजर्ड हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पर एक इमरजेंसी सिग्नल को लॉन्च किया जाता है जिसको ये सारे लोग देख लेते हैं और साथ में रियो भी। इस तरफ कासल में काफी
सारे अटैकर्स घुस चुके थे, लेकिन तभी ऑस्कर यहाँ पर आकर सभी को जान से मार देता है। कॉर्नाड और फियोना भी इन सभी से बराबर की टक्कर ले रहे होते हैं और जैसे ये सारे अटैकर्स उनके ऊपर दमदार अटैक्स करते हैं तो फियोना एक शील्ड बना लेती है जिससे वो दोनों बच जाते हैं। अगली पल कॉर्नाड के ऊपर एक स्पेशल स्पेल कास्ट किया जाता है, पर फियोना को इस बारे में पता लग जाता है तो वो कॉर्नाड को धक्का दे देती है और खुद उसके सामने आ जाती है और ये एक काफी खतरनाक वोल्केनो स्पेल होता है। ऑस्कर की आंखें ये सारा कुछ देखकर फटी की फटी रह जाती हैं कि फियोना इस अटैक की चपेट में आ चुकी है। एमॉन और बाकी सब भी इन अटैकर्स को संभालने का ट्राई कर रहे होते हैं क्योंकि ये अटैकर्स काफी ज्यादा हैं और इन सभी पर एक एक करके भारी पड़ रहे हैं। पर तभी अचानक ये सारे अटैकर्स को जान से मार देते हैं और फियोना को किसी सेफ जगह पर ले जाने की बात कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर ऑस्कर आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये तीनों भी अटैकर्स हैं और वो इन पर काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर रियो आराम से पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है और उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कासल में आसपास क्या हो रहा है। ऑस्कर इन सभी को लास्ट वार्निंग देता है कि वो यहाँ से हट जाएं और अगली पल वो इन तीनों के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन तभी ईटो सेंचुरी का इस्तेमाल करता है और इस अटैक से सभी को बचा लेता है, पर इससे वो भी काफी इंजर्ड हो जाता है। वो बार बार इन सभी के ऊपर अटैक करता है और ये सारे अटैक पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जैसे वो अपना अगला अटैक करता है तो उसके सामने एक आइस वॉल आ जाती है जो कि उसके अटैक को रोक लेती है। ये तुम मेरे दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो? अरे ओए बच्चे साइड हो जाओ वरना मुझे तुम्हें भी जान से मारना होगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर ऑस्कर रियो को मारने के लिए उसके ऊपर एक के बाद एक काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू करता है, पर रियो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती और वो भी उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है, यहाँ तक कि काउंटर अटैक भी करता है। वो अपनी आइस के ऊपर स्लाइड करते हुए ऑस्कर पर अपनी शॉट से अटैक करता है, पर ऑस्कर अपनी शॉट से इस अटैक को काफी आराम से रोक लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और काफी गुस्से में भी हैं। तभी एबल यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को शांत होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ऑस्कर को सारी बातें समझाता है कि ये चारों उस अटैक में शामिल नहीं थे। लेकिन अब भी रियो काफी गुस्से में होता है। वो ये कहता है कि तुमने अपनी बात खत्म कर ली और अब मैं इसे जान से मारने वाला हूँ क्योंकि इसने मेरे दोस्तों के साथ काफी बुरा किया है। ये सुनते ही ऑस्कर को भी और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रियो पर एक जोरदार अटैक करता है, पर रियो इससे बच जाता है। अब एबल उन दोनों को समझाने का ट्राई करता है कि वो दोनों फाइट ना करें। रियो जो कि फाइट करने के लिए काफी गुस्से में होता है वो एबल से मना करता है कि वो सामने से हट जाए, पर एबल ऐसा नहीं करता। जिसके बाद रियो अपना अटैक कर देता है जिसको वो बीच में ही रोक लेता है। वो एबल से ये पूछता है कि तुम सामने से क्यों नहीं हटे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वॉर हो, तो प्लीज इस फाइट को यहीं पर रोक दो। ये सुनते ही ऑस्कर भी अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से म्यान में रख लेता है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये सारे लोग एकदम सही हो चुके हैं और तभी एबल यहाँ पर आ जाता है। वो ये बताता है कि मैंने प्रिंस और प्रिंसेस को सारी बातें बता दी हैं और हाँ भाई ऑस्कर ने इन तीनों से माफी भी मांग ली है, जो सुनकर इन तीनों को चैन की सांस आती है क्योंकि इन तीनों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें पनिशमेंट मिलने वाली है जैसे कि उन्होंने काम किया है। अब ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं और जाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि हमारी एस्कॉर्ट जॉब पूरी हो चुकी है। रियो ये कहता है कि अभी हमारी जॉब पूरी नहीं हुई जब तक कि हम सही सलामत घर वापस नहीं लौट जाते। सैरा जो कि अब भी रियो के बारे में ही सोच रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि मैं ये सारा कुछ क्यों सोच रही हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से उस करी शॉप में आ जाती है जहाँ पर उसके सामने रियो बैठा हुआ होता है और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे काफी सारी बातें करना शुरू कर देती है। अब वो उसे लेकर लाइब्रेरी के एक ऐसे हिस्से में आ जाती है जहाँ पर जाने के लिए कम से कम बी रैंक का होना जरूरी है और वो ये कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली है। रियो इस बुक के सारे नोट्स को आराम से कॉपी कर लेता है। वो ये कहती है कि वो यहाँ पर लॉर्ड के लिए काम करती है तो इसीलिए उसकी सारी की सारी एंट्री फीस माफ है। ये सुनते ही रियो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्या सच में लॉर्ड के लिए? अब ये दोनों इस स्पेल को डिकोड करने के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कि बस ट्रांसक्राइबिंग से ही हो सकता है। क्या मुझे इससे ये पूछना चाहिए कि ये कितने साल की है? और तभी सैरा उसे बताती है कि वो 200 सालों की हो चुकी है। क्या तुम्हें ये बात अजीब लगी? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अब भी काफी प्रीटी हो। जिसके बाद ये दोनों ट्रांसक्राइबर के पास आ जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एबल से होती है और वो ये कहता है कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? वैसे ये मेरे टीचर हैं और हाँ ये मेरा स्टूडेंट। एबल के जाते ही सैरा उससे कहती है कि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो चलो ये कहो कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अरे हाँ हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये सुनते ही सैरा काफी खुश हो जाती है। अब रियो एबल से बात करने के लिए उसके पास आ जाता है और वो ये बताता है कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं एक अलग घर में रहूँ जो काफी बड़ा हो और उसके अंदर यार्ड भी काफी बड़ा हो ताकि मैं अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स काफी अच्छे से कर पाऊँ। और सच में रियो के पास काफी मोटा पैसा है क्योंकि उसने Y1 की मैजिक स्टोन्स को बेचा था, जिससे अब उसके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है। एबल उससे कहता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो इसे लेकर
ऑस्कर एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के पास आ जाता है जो कि पहले रियो को कोई भी घर देने से साफ मना कर रहा होता है। जब एबल उसे बताता है कि रियो कौन है तो वो इसे प्रॉपर्टी देने के लिए मान जाता है। अब अगली सीन में सारे प्रॉपर्टी देखने के लिए शहर से थोड़ा दूर आ जाते हैं और रियो इस प्रॉपर्टी को काफी अच्छे से चेक करता है और ये एक काफी बड़ा फार्म हाउस है जो कि रियो को बहुत अच्छा लगता है। वैसे बच्चे इस घर की कॉस्ट 5 करोड़ फ्लोरिन्स है। अरे हाँ, कोई चक्कर नहीं। वैसे तुम आलू खाओगे? गॉड भी इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि रियो और ऑस्कर के बीच में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और आगे चलकर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि जो सेफ और पीसफुल लाइफ रियो को चाहिए थी वो उससे काफी दूर है। लेकिन भाई सच में ये वाली एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और आगे चलकर इस एनिमे के अंदर और भी ज्यादा मजा आने वाला है, जहाँ पर हम रियो और ऑस्कर को दोबारा से आमने सामने देख सकते हैं। और अगर इन दोनों की फाइट दोबारा से हुई तो फाइट का लेवल काफी ज्यादा इंसेन होने वाला है। और इस एनिमे का सीजन 1 अब यहीं पर एंड हो जाता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिसोड।